हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होने वाला है 7th ऑफ अगस्त से, उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? वेल, आई एम अज्यूमिंग अच्छी ही चल रही होगी और आप सभी लोगों ने एग्जाम एनालिसिस वीडियोस भी देखे होंगे जो चैनल पर अवेलेबल है। अगर नहीं देखे हैं, किसी ना किसी रीजन से मिस हो गए हैं, तो आई इंसिस्ट अभी जरूर से जाओ, चैनल को विजिट करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और जितने भी एग्जाम एनालिसिस वीडियोस हैं देख डालो। क्यों, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि गाइज, अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में आपके वही लेवल के क्वेश्चन आएंगे या उससे लेवल कम ही होने वाला है जो कि आपके ग्रेजुएट में पूछा गया था। तो अगर आपको पता ही नहीं है तो भाई जल्दी से जाके वो सारे क्वेश्चंस देख डालो, प्रिपेयर कर डालो। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस तरह का लेवल अगर ग्रेजुएट में आया है ना, तो अंडर ग्रेजुएट में इस तरह का लेवल ही आने वाला है। वेल, आई पर्सनली थिंक कि पेपर का लेवल इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। आपके जो जीके वगैरह की चीजें हैं वो आप सब हैंडल कर लोगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो है जीएस। क्योंकि जीएस ही वो सब्जेक्ट है जिसने ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स को भी होश उड़ा दिए थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे पेपर में। मतलब जीएस का लेवल एक्चुअल में बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है। तो जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, तीन मोटी मोटी चीजें जो कि मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो पहला तो ये, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो वो तो डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। और हाँ, आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले का जो प्रिपरेटरी वीडियो चैनल पर हमने अपलोड करा था, उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करा था। उससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस जो उसकी रिसेंटली एसएससी के पेपर में पूछे गए थे, फ्रीक्वेंटली एसएससी में, टीसीएस के द्वारा और एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, उसके लेवल के हिसाब से हमने वो क्वेश्चंस उसमें डाले थे जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में आएंगे। तो अगर वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसको आपको आई बटन में शेयर कर देती हूँ, यहीं पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं और अपने आप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो बात हो गई ज्योग्राफी की बात की, सॉरी, ये तो बात हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, वो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ठीक है। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली बहुत बड़े बड़े पेपरों में पूछे गए हैं और अभी आपसे यूजी के पेपर में भी पूछे जाएंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गाइज, एक इंपॉर्टेंट चीज अभी रिसेंटली हुई है, आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसका लिंक ऑफिशियली आउट हो चुका है, तो वो आप देख सकते हो, वो हम इस वीडियो में आपके लिए शेयर करेंगे। क्योंकि हुआ क्या था, बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं चला है कि भाई मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है। तो वो चीज भी तो पता पड़नी पड़ेगी। प्रिपरेशन तो दूर की बात है, आपकी एप्लीकेशन का ही आपको नहीं पता है कि भैया बोर्ड वालों ने रिसीव करा है या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो वो चीज भी जानना जरूरी है। तो वो चीज बताने के लिए अभी हम आपको एप्लीकेशन स्टेटस जो आउट हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे, कैसे कैसे क्या क्या करना है, अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उसके अलावा गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको थंबनेल में बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, जीएस से रहें सावधान। तो जीएस से रहे सावधान से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको डर जाना है, लेकिन गाइस, जीएस का जो लेवल ग्रेजुएट के आरआरबी एनटीपीसीए का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है ना आपका 5 जून से लेके 24 जून में, उसमें उसका लेवल बहुत तगड़ा रहा है। तो प्लीज, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं उन बच्चों की, जो वो रही थी कि यार काश अच्छे से पढ़ लेते, तो उनका फेज हमारे सामने आ जाता है। तो उसी से लिए हम आपको बोल रहे हैं कि जीएस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एक भी प्रिपरेटरी वीडियो मिस मत करना, ठीक है। उसके अलावा जो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपका वेट कर रही हैं और मैं नहीं चाहती आपको ज्यादा वेट करना पड़े। सो ज्योग्राफी, जैसे कि मैंने आपको बोला है गाइस, हम आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी की बात करेंगे। वो सारे क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी के ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं वो सब आपको बताएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन स्टेटस, क्योंकि जो
एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया है उसके बारे में तो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी ही, उससे आपको पता पड़ जाएगा आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, वो तो मैं आपको बताऊँगी। पर क्योंकि अब भाई पेपर में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, ऐसे करते-करते ही सारे दिन निकल जाएँगे। अब आज आपका व्हाट वाज आई सेइंग, आज आपका 9th ऑफ जुलाई हो गया है और आपका 7th ऑफ अगस्त से एग्जाम लगे हुए हैं, शुरू होने वाले हैं, तो प्लीज प्रिपरेशन जल्दी से शुरू कर दो। और ज्योग्राफी, क्योंकि गाइस ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, है ना, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, क्लाइमेट ज्योग्राफी हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गई। इन सब चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब क्योंकि समय रहता जा रहा है कम, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक ही चीज बोलूंगी, नाउ दैट द क्लॉक इज टिकिंग, आपको स्मार्टली तो अपना रिवीजन करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर देख लेने हैं और अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है जिससे कि आप कामली और एक होता है ना कॉन्फिडेंटली सारी चीजें हैंडल कर पाए। सो प्लीज जरूर से क्वेश्चन जो अब मैं बताने वाली हूँ अच्छे से याद कर लेना, अपने दिमाग में सेव कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, सो सबसे पहले आपको करना क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस जानने के लिए मैं पहले एप्लीकेशन वाला चीज कंप्लीट कर देती हूँ, फिर अपन पेपर में देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस भी जोन के हो, जोन की आप अपनी आरआरबी, फॉर एग्जांपल ये मैंने मुंबई का यहाँ पर शेयर करा है, आप जिस भी जोन से हो वहां की आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलो, वहां को खोलकर आपको एक फर्स्ट ही जो आपका इंटरफेस ओपन होगा उसमें आपको इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देखने को मिलेगा, उस इंपॉर्टेंट मैसेज पे आपको क्लिक करना है। एंड द मोमेंट यू क्लिक दैट इंपॉर्टेंट मैसेज, आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जहां पर इस तरह का कुछ इंटरफेस रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैसेज में रिसेंट कुछ ये मैसेजेस हैं जिसमें आपको, जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, नंबर 1 जो सन 06/2024 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आया हुआ है, इस मैसेज को ओपन कर लेना है। अब जैसे कि आप सब्जेक्ट पढ़ ही सकते हो, इंपॉर्टेंट, क्लिक हियर टू व्यू नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस फॉर दिस पर्टिकुलर अंडर ग्रेजुएट। और ये आया कब है, ये आपका 8 तारीख यानी कि कल ही इसको निकाला गया है, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस को। इसको आप दोनों ही लैंग्वेज में व्यू कर सकते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश पे क्लिक करना, इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी लैंग्वेज तो यहाँ हिंदी पे क्लिक करना, ठीक है। और ये नोटिस आपका कल ही आया है, ठीक है, 8 जुलाई को ही आया है, तो इट इज वेरी ट्रेंडिंग, तो जल्दी से देख डालो इससे पीछे की, इससे पहले कि सर्वर डाउन हो जाए। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे गाइज, आपके सामने इस तरह का पीडीएफ ओपन हो जाएगा जिसमें पूरा का पूरा आप नोटिस पढ़ सकते हो कि भाई क्या क्या चीजें उसमें दी गई हैं जो कि हमारे काम की हैं एप्लीकेशन स्टेटस से रिलेटेड। सो सबसे पहले गाइज यहाँ पर देख लो, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ये वो सारी पोस्ट हैं जो कि अभी आपकी अंडर ग्रेजुएट में जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है और जिसके लिए ये पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब एप्लीकेशन स्टेटस की क्यों मैं बात कर रही हूँ गाइज, एप्लीकेशन स्टेटस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तरह की चीजें हमेशा होती नहीं है पर क्योंकि हो रही हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है ये जानना कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और अगर रिजेक्ट हुआ है तो आपको क्या करना है, सीधे सिंपल ये जो हेल्प डेस्क यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में हेल्प डेस्क दे रखी है, ये जो नंबर प्रोवाइड करा रखा है, ये जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करा रखी है, इसमें गाइस अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है किसी कारणवश, तो आप सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक इस फोन नंबर पे या फिर इस ईमेल आईडी पे बात करके अपने फॉर्म का जो रिजेक्शन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रिसीवल में या एक्सेप्टेंस में, ठीक है। वहां से जांच पड़ताल करो कि भैया किस कारण से हुआ है रिजेक्ट, क्या करना है उसको सही सबमिट करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर दे रखे हैं, क्या क्या चीजें काम की हैं वो इन पॉइंट्स में से हम निकालते हैं। सबसे पहला अगर हम पढ़े तो पॉइंट नंबर 1 में आपको दे रखा है एप्लीकेशन वर इनवाइटेड, हाँ ठीक है, इसकी एप्लीकेशन इनवाइट करी गई थी अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, अकाउंट क्लर्क हो कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया और ट्रेन क्लर्क हो गया। ये वो पद हैं जिनके लिए ये पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है, यूजी का जो हो रहा है। द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशंस दे हैव बीन कंप्लीटेड एंड कैंडिडेट्स कैन व्यू एप्लीकेशन स्टेटस अंडर प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट हुआ है किसी रीजन के कारण तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने क्रेडेंशियल्स के साथ यूजर सॉरी अपने क्रेडेंशियल्स के साथ आपको लॉग इन कर लेना है, कहाँ पे, www.rrb
apply.gov.in, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ, जल्दी से लॉग इन करो, क्रेडेंशियल्स डालो और उसके बाद आपके पास जो लिंक होगा ना, वो 8 तारीख यानी कि कल से लाइव हो चुका है, 8 जुलाई से लाइव हो चुका है। तो वो सारी चीजें आप जल्दी से जाके जांच पड़ताल कर लो। सेकेंडली क्या हुआ है गाइस, एप्लीकेशन से स्टेटस से रिलेटेड आपका जो एसएमएस और ईमेल है वो भेज दिया जाएगा, जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा था उस पे, या फिर जो भी आपने ईमेल आईडी मेंशन करी थी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, तो उस पे आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तीसरा क्या है, while every care has been taken in preparing the list of provisionally eligible candidate, आरआरबी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई, ठीक है। आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो अगर किसी तरह का कोई एरर हो गया है, या तो टाइपिंग में या प्रिंटिंग मिस्टेक में, तो आप वो सारी चीजें भी रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। आरआरबी रिग्रेट्स इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है। ओके इसके अलावा नंबर फोर्थ पे क्या है, कैंडिडेट्स ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनल एंड हिज हर कैंडिडेचर इज लाइबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस और देयर आफ्टर इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी, deficiency, falsified record data furnished by, ओके ये सब चीजें माल प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं, तो आप देख लेना। इसके अलावा नंबर 5 पे क्या बता रहा है, दैट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इस तरह के गाइस को बहुत सारी फ्रॉड बाजी भी हो जाती है, स्कैम बाजी भी हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही जाना, ऑफिशियल नोटिस को ही ट्रस्ट करना, ठीक है। उस पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती ही है। तो ये तो है सारा का सारा गाइस नोटिस के बारे में कि नोटिस में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप वहां पर जाके अपना एप्लीकेशन स्टेटस जल्दी से चेक कर लो, इज इट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है। और रिजेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना है, हेल्प डेस्क पे जल्दी से जाके कॉल कर लेना है, ये ईमेल आईडी को ईमेल कर देना है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये सारी बातें हो गई इंपॉर्टेंट, जो अभी भैया कल नोटिस आया है ना, ऑफिशियल नोटिस जो आया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, उससे रिलेटेड कि एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया है, अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख लो। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी की ही बातें करने वाले हैं, पेपर में जो पूछे जाएंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, तो इसीलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिकल ज्योग्राफी होती है, इंडियन ज्योग्राफी होती है, मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कौन से सब टॉपिक्स हैं जो इन टॉपिक्स में कवर होते हैं, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ये सारे टॉपिक्स कवर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इनमें से ही पेपर बन रहा है, तो ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। तो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो अर्थ स्ट्रक्चर में आपको लेयर्स हो गई, ठीक है, जो हमारी लेयर्स है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर वगैरह वगैरह, तो वो सारी लेयर्स के बारे में पढ़ लो, टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ लो, रॉक्स पढ़ डालो अच्छे से। लैंड फॉर्म्स में आपको देखना है माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट्स और रिवर्स के बारे में। इन रिवर्स, लेक्स, इन वगैरह वगैरह से रिलेटेड वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाओ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अ लिटिल एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट। और बाकी चाहिए तो भाई मैं वीडियो खत्म होता है जब 2 सजेशन में आते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा जो पढ़ना है वो है क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स। ओशन और सीज में आपको करंट्स देखना है, टाइड्स देखना है, वेव्स देखना है, ये टॉपिक्स देख लेने हैं अच्छे से। नेचुरल डिजास्टर्स की अगर मैं बात करूं तो गाइस, अर्थक्वेक्स कब कब कौन कौन सा आया, कहाँ आया, सुनामीज, वोल्केनो, साइक्लोन्स, बहुत पूछा जाता है इनसे भी। तो गाइज जो अभी रिसेंट इंडिया में जैसे बिपरजॉय वगैरह जो आए थे, उनके भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो, आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट वो कंटेंट्स जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में कवर होते हैं और जिनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। अब नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से आपका इंडियन ज्योग्राफी का कंटेंट कवर होगा एग्जाम में। तो गाइज इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले देखो, फिजिकल फीचर में तो आपका हिमालयाज हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, ये हो गए। कोस्टल प्लेन्स की अगर मैं बात करूं तो आइलैंड्स, सॉरी सॉरी, फिजिकल फीचर में ही कोस्टल प्लेन्स हो गया, आइलैंड्स हो गए, मेजर रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये सब कुछ, ठीक है। इंडियन मॉनसून हो गया, फॉरेस्ट हो गए, इंडियन मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फॉरेस्ट भी हो गया, क्लाइमेटिक जोन्स भी हो गया, सॉइल टाइप भी आपको देख लेने हैं, मेजर क्रॉप्स भी देख लेना है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी देखना है। इसके अलावा मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया और एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर गाइस हम वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, तो गाइस कॉन्टिनेंट्स हो गया, ओशंस हो गया, मेजर माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स हो गया, क्लाइमेट जोन्स में ट्रॉपिकल भी, टेम्परेट भी और पोलर भी, ये सब देखना है आपको।
नेचुरल वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये भी आपको इसके भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको क्या देखना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है गाइज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स हो गई, फार्मिंग टाइप्स हो गए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं वो हो गए। इंडस्ट्रीज में टाइप्स हो गया, रीजन्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, ट्रेड रूट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ये सब आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो गाइस एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें कवर हो सकती हैं आपकी, पोल्यूशन हो गया, डेफोरेस्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। जैसे डेफोरेस्टेशन का आई रिमेम्बर गाइस, एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था ना डेफोरेस्टेशन, उसमें भी बहुत पूछा गया था, सो प्लीज डू नॉट मिस। पोल्यूशन हो गया, डेफोरेस्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, एंड रिसोर्स यूज, किस तरह से कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें आपको देख लेना है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी। सो गाइस ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है, कुछ ऐसे की टर्म्स जो कि आपको भाई टिप्स पे होने चाहिए व्हेन इट कम्स इन योर एग्जाम, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, मेरिडियंस क्या होते हैं, टाइम जोन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैप रीडिंग करना आपको आना चाहिए, सिंबल्स आपको पता होना चाहिए, स्केल्स का यूजेज, डायरेक्शन का यूजेज, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए क्योंकि भाई पूछी जाती है। थ्योरीज की इफ आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो कि भाई पूछी जाएंगी, वो है आपका वाटर साइकिल, रॉक साइकिल और प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये चीजें मिस बिल्कुल नहीं करनी है। एट लास्ट इफ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन टिप्स कि भाई कहाँ से कैसे मैं अपना सोर्स लेकर आऊं, रिसोर्स कहाँ से लेकर आऊं, वो यूजफुल रिसोर्स कौन सा होगा। तो गाइज उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि भाई 12th लेवल का पेपर है तो सिर्फ 12th लेवल तक का ही सिलेबस आने वाला है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं ये वाली बुक पढ़ लूं वो वाली बुक पढ़ लूं। यू हैव टू रेफर टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कि 6th से लेके 12th तक की हैं। दे आर मोर देन इनफ, ठीक है। छठी से लेके 12वीं तक की जो ज्योग्राफी है ना, उस उसकी अगर एनसीईआरटी बुक ही रट डाली ना तो आपका बहुत कल्याण हो जाएगा, तो वो चीज कर लेना। इसके अलावा जो एटलासिस के मैप्स हैं, सॉरी एटलासिस है उसको आपको रेफर करना है, और जो मैप्स हैं उनको भी आपको रीडिंग करना आना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर देख डालो, जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो करंट इवेंट्स होते रहते हैं ना, उनसे प्लीज अपडेटेड रहो, प्लीज इतना आई ओपन करके रहो, इतना आपको एक होना चाहिए अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है, हेल्प करेगी प्रिपरेशन में। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गई वो सारी बातें जो कि मुझे आपको वैसे भी बतानी ही थी। ओके, सो बाय दैट आई मीन कि भाई एप्लीकेशन स्टेटस जो कि मुझे इंपॉर्टेंटली आपको बताना था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो नंबर वन एक इम्पॉर्टेंट चीज था जो कि आई रियली वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस। सेकेंडली क्योंकि भाई ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, मुझे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने थे सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ दीज। इसके अलावा थर्डली जैसे कि मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं अच्छे, एसएससी के पेपर में भी, चाहे सीजीएल में पूछे गए हो, सीएचएसएल में पूछे गए हो, टीसीएस के द्वारा पूछे गए हो, या फिर एनटीपीसी में ही पहले क्यों ना पूछे गए हो, वो सारे मैं पेपर के क्वेश्चन छांट छांट के लाई हूँ आपके लिए। तो प्लीज अच्छे से याद रखना, ठीक है। मैं तो कहती हूँ मेरे साथ वीडियो में चलते रहो, क्वेश्चंस को याद करते रहो, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस जो कि आपको याद कर लेना है वो है कि विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार, ठीक है। सौरो ऑफ बिहार, जब भी ये वर्ड या टर्मिनोलॉजी आपके सामने आए, कोसी नदी को याद कर लेना, ठीक है, बिकॉज कोसी नदी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। सो गाइस ग्रेनाइट जो है वो एक तरह का इग्नियस रॉक है, सो इग्नियस रॉक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव विच रिवर यूज टू बी कॉल्ड सौर ऑफ बंगाल। अब देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। यही सौर ऑफ बिहार की बात कर रहे थे पहले, अब सौर ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, तो व्हेन इट कम्स बंगाल तो आपको दामोदर नदी याद कर लेना है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट passes थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। वी ऑल नो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जब क्या बोलते हैं उसको पास करता है, सो इट कवर्स अ लॉट ऑफ स्टेट्स। अब वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो गाइज
राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, इसमें से कौन सी वो स्टेट है जिसके थ्रू वो पास नहीं करता? ठीक है, सो राजस्थान, त्रिपुरा और झारखंड के थ्रू तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, बट ओडिशा इज दैट स्टेट जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू. सो ओडिशा इज द करेक्ट आंसर हियर. Okay, which is the largest non-polar desert in the world? So guys, it is none other than Sahara Desert. Hirakund Reservoir is built across the river. Which river? So guys, it is Mahanadi. जो महानदी नदी है उसके पास हीराकुंड रिजर्वॉयर बनाया हुआ है. Okay, the Great Victoria Desert is located in which country? So it is located in Australia. So Australia, which is option B, is the correct answer. Which is the largest freshwater lake in the world? So guys, freshwater lake की अगर हम बात करें ना, freshwater lake, तो वो है आपका Lake Superior. Okay, next is the study of earth. बहुत common question है, yet बहुत सारे candidates इसे गलत कर जाते हैं. तो study of earth जो है वो geology कहलाती है. Okay, which is the highest dam in India? So guys, Tehri Dam जो है ना India का, that is the largest, oh, that is the highest dam in India at present. Tehri Dam. Okay, which is the smallest continent? So guys, Australia again is the smallest continent. Cultivation is difficult on red soil. So guys, soil is important, cultivation is important. मैं पहले ही बता चुकी हूँ. तो guys, जो red soil होता है ना, उसकी जो water holding capacity होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम होती है. This is the reason why उस पे cultivation करना is not easy task. It is really a very difficult task if you are, having red soil in order to do farming. ओके, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? बहुत इजी है. ऑब्लेट कले का, ऑब्लेट तरह का स्फेयर होता है. ठीक है, सो अ स्फेरिकल शेप इज द शेप ऑफ द अर्थ विच इज ऑब्लेट स्फेयर. और अगर आपको नहीं पता कि ऑब्लेट बेसिकली क्या होता है, तो ऑब्लेट स्फेयर एक ऐसी शेप होती है जो कि फ्लैटेंड होती है पोल्स से और बल्ज करती है इक्वेटर के पास. ठीक है, सो फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर. Okay, what type of climate does the Thar Desert experience? So guys, Thar Desert जो है उसका जो climate होता है वो arid होता है. Okay, Thar Desert is in, so it's in Rajasthan. Eastern boundary of Kashmir is, so it's in Ladakh region. Okay, which among the following is the longest continent mountain range in the world? So it is option B, Andes, not Himalayas, not Rockies, not Alps, but Andes. Andes is the longest continental mountain range in the world. Okay, next question. When did Vasco da Gama land in India? So guys, Vasco da Gama जो है वो 20th May 1498 को इंडिया में लैंड किया था और वो एक एक्सप्लोरर रहा है. एक्सप्लोरर ही उसने अपनी जीवनी जी है और ही इज एन एक्सप्लोरर फ्रॉम पोर्चुगल जो कि शोर्स ऑफ कोझिकोडे जो कि केरला में मौजूद है वहां पर पहुंचा था, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन हिस्ट्री एज इट वाज द फर्स्ट successful European sea voyage in India. Okay, which state in India is the largest producer of salt? तो सबसे ज्यादा इंडिया में salt production जो होता है वो होता है गुजरात में. Okay, which one is the largest crystal plate on earth? So सबसे largest crystal plate on earth जो है वो है आपकी Pacific plate. So the Pacific plate is the correct answer. The Pacific plate is the largest tectonic plate on earth, stretching from the west coast of North America to the east coast of Japan and Indonesia. ये यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. And it is an oceanic plate except for areas around New Zealand and parts of California. Okay, which city is located on the banks of the river Musi? So Musi river के किनारे जो है वो हैदराबाद बसा हुआ है. So Hyderabad is the correct answer. Which of the following is a landlocked country? So Kazakhstan is a landlocked country. How many moons does the planet Mars have? So Mars के a total of 2 moons are there.
Okay, what is the approximate percentage of forest cover in India as per the latest FSI report? सबसे पहले तो comment में FSI की full form mention कर दो so that I'll come to know that you guys are aware of it. So FSI की जो report है उसके हिसाब से अगर हम approximate percentage की बात करें कि जो forest coverage करती है इंडिया में, so it is a total of 24%. Okay, what is the largest sea in the northern Indian Ocean? So it is the Arabian Sea. जो Arabian Sea है is the northwestern part of the Indian Ocean. ठीक है, तो northwestern part of the Indian Ocean जो कि इंडिया और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में लोकेटेड है, बसा हुआ है। और अगर हम उसके एरिया की बात करें तो इट हैज एन एरिया ऑफ 1,491,000 स्क्वायर माइल्स, जो कि आपका 3,862,000 स्क्वायर किलोमीटर का बनता है। और अगर हम उसकी डेप्थ की बात करें तो कुल उसकी जो गहराई है वो है 8,970 फीट की, जिसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल समवेयर देयर बिकम 2,734 meters. Okay, next question. When do equinoxes occur resulting in equal day and equal night? तो equinoxes की अगर हम बात करें तो गाइज equinoxes साल में 2 बार होते हैं, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, पहले याद रखना, ठीक है। सबसे पहले तो 21 मार्च इज द डेट जब होता है। 21 मार्च को वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाता है, ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर वर्नल इक्विनॉक्स। और दूसरा जो होता है वो 23 सितंबर को होता है, जिसको हम ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। जब क्या होता है, दिन और रात इक्वल होते हैं, बराबर से होते हैं, ठीक है। तो March 21 एंड 23 सितंबर आर 2 days इन अ ईयर जो इक्विनॉक्स कहलाते हैं। और इस टाइम पे डे और नाइट जो होते हैं दे आर नियरली इक्वल इन लेंथ ड्यू टू द अर्थ इक्वेटर अलाइनिंग। आपको ये रीजन भी पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाइस अर्थ का जो इक्वेटर होता है दैट अलाइन विद द सेंटर ऑफ द सन, इसी रीजन के कारण इक्विनॉक्स होता है इन 2 पर्टिकुलर डेज को। Okay, the Deccan Plateau is primarily composed of which type of rock? So it is igneous, यानी कि basalt rock. Okay, the Tropic of Cancer passes through which Indian state? We just talked about कि कहाँ से पास नहीं होता है, that is उड़ीसा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि कहाँ से पास होता है, तो guys ऐसी 8 इंडियन स्टेट हैं जहाँ पे Tropic of Cancer passes through. So बात हो करें गुजरात की, ठीक है, पहले गुजरात से पास होता है, फिर राजस्थान को जाता है। ये ऑर्डर है, ठीक है, लाइन से ही याद रखना, बिकॉज दिस इज द फॉलोइंग ऑर्डर जिस तरह से वो पास होता है। तो पहले गुजरात होता है, फिर राजस्थान पहुंचता है, फिर मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए छत्तीसगढ़ जाता है, फिर झारखंड जाता है, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और अंत में मिजोरम। सो दिस इज दी ऑर्डर जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू करता है इन पर्टिकुलर इंडियन स्टेट से। Okay, in which month does the intertropical convergence zone shift to the Gingadian plain? So it is July. July is that month जब ये होता है. So July is the correct answer. Okay, at what latitude is the tropical easterly jet stream located over India during summer? तो guys jet stream की बात कर रहे हैं, अब नाम से ही ये काफी ज्यादा अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो वो जेट की स्पीड से चलती है। अब जेट की स्पीड से अगर वो स्ट्रीम बह रही है तो गाइज उसका कुछ ना कुछ स्पीड का अगर हम बात करें तो वो लैटिट्यूड भी बहुत ज्यादा होगा, तो उस टाइम पे वो रफली 14 डिग्री नॉर्थ का रहता है। सो 14 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। Okay, who proposed the first heliocentric model of the solar system? So it is none other than Nicolaus Copernicus. Okay, the region of icy bodies beyond Neptune's orbit is called what? So guys, वो Kuiper belt कहलाता है। जो Kuiper belt है वो एक तरह का डोनट शेप का रीजन होता है which is just beyond the orbit of Neptune, जिसमें dwarf planets होते हैं, comets होते हैं और कुछ और icy bodies होती हैं। Collectively ये जो bodies होती हैं वो एक तरह का Kuiper belt बनाती हैं। तो इस Kuiper belt के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर dwarf planets होते हैं, comets होते हैं और कुछ और icy bodies होती हैं। एंड ये मिलके कुपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जिनको हम केबीओस बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। सो केबीओस और टीएनओस का फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है।
Okay, the point farthest from Earth's center is a satellite orbit, which is called what? So it is called apogee. So apogee is the correct answer, and this is the point of the orbit which is closest to Earth. Okay, wait. No, 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 no. This is the point of the orbit. The point of the orbit which is closest to Earth, उसको तो हम guys perigee बोलते हैं. तो ये perigee ध्यान में रखना. लेकिन जो closest नहीं होता, farthest होता है. मतलब जो point farthest होता है फ्रॉम द अर्थ, उसको हम अपोजी बोलते हैं. तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, जैसे मैं जस्ट अभी हुई. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फारदेस्ट पॉइंट तो गाइज वो अपोजी होगा. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लोजेस्ट पॉइंट तो वो होगा पेरिजी. एंड एट द पॉइंट ऑफ पेरिजी इज द ऑर्बिट. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एज इट्स मैक्सिमम. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द मून्स ऑफ जुपिटर? गाइस जुपिटर के मून्स बहुत सारे होते हैं. ठीक है, पहले मुझे ऐसा लगता था सिर्फ 4-5 ही होते हैं, क्योंकि हम मेजरली हम सिर्फ 4 मून्स की बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसे ही लगता था ज्यादा से ज्यादा 6 होते होंगे. बट यू नो, आई रिसेंटली डिस्कवर्ड कि नहीं भैया, मून्स बहुत सारे होते हैं जुपिटर के. सो देर आर a total of 97 moons of Jupiter, जो कि अभी तक कंफर्म हुए हैं 30th of April 2025 तक. सो गाइज 97 मून्स अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं. और ऑल टुगेदर ये जो जुपिटर के मून होते हैं ना, वो एक तरह का सैटेलाइट सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम जोवियन सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, ये जोवियन सिस्टम भी ध्यान रखना. जोवियन सिस्टम क्या है कि जितने भी जुपिटर के मून्स हैं वो मिलके एक सैटेलाइट सिस्टम फॉर्म करते हैं. और ये जो सैटेलाइट सिस्टम होता है ना, ये जोवियन सिस्टम बन जाता है. और मैसिव जो मून है, ठीक है, वो 4 गैलियन मून्स हैं. 4 गैलियन मून्स, इन्हें भी याद रखना. अब वो कौन से 4 गैलियन मून्स हैं जिनकी हम हमेशा बात करते हैं? लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो. ठीक है, ये 4 ऐसे गैलियन मून्स हैं जिनकी हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, और सबसे बड़े भी यही 4 है. ठीक है, and these were independently discovered in 1610 by Galileo Galilei and Simon Marius, and these 4 were the first object found to orbit a body that was neither Earth nor the Sun. तो ये चीज भी important है, ध्यान में रखना. Okay, which planet is known for its prominent ring system and low density? Density का तो मुझे नहीं पता, but जब भी हम ring की बात करते हैं, I am assuming आप सबको पता चल जाता होगा that we are talking about Saturn. ठीक है? So the correct answer is Saturn. And of the 8 planets in our solar system, जो Saturn है ना, that appears to be the only one surrounded by a system of rings. It is true. Saturn's ring system is what makes it such a popular and beautiful planet. अगर rings नहीं होंगी ना, तो विदाउट रिंग्स तो सैटर्न जो होगा दैट वुड लुक मोर लाइक अ वाटर्ड डाउन वर्जन ऑफ जुपिटर. या दैट्स करेक्ट. Okay, next question. What causes the reddish like appearance of the Mars? So guys, जो Mars planet है उसका जो लाल कलर है ना, वो उसमें आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण होता है. जो Mars का सरफेस है, that is really 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 dominated by a red orange tint visible, जो कि स्पेस से भी विजिबल होता है. And this color is largely due to the presence of iron oxide, जिसको हम rust भी बोलते हैं, which makes the dust रॉक्स जो कि मतलब बनी होती है, ये जो रस्टिंग लाइक प्रॉपर्टी है उसकी, वो डस्ट, रॉक्स और सॉइल कवरिंग प्लैनेट की इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण है. Okay, a cloud of dust and gas inside a galaxy is called what? So guys, it is called nebulae. इसको हम nebula भी बोलते हैं. And nebula are made of dust and gases. Mostly इसमें अगर हम गैस की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम की प्रेजेंस होती है. और जो डस्ट और गैसेस होती है ना, इन अ नेबुला दे आर वेरी स्प्रेड आउट, बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती है. लेकिन ग्रेविटी जो होती है वो उतनी ज्यादा उसको पुल टुगेदर करती है, और डस्ट एंड गैस फॉर्म्स होता है. और जैसे जैसे ये जो क्लम्स होते हैं डस्ट और गैस के, वो बड़े होते जाते हैं, जो ग्रेविटी होती है ना, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती चली जाती है. Okay, next important question. Which dwarf planet is close to the sun, orbiting at 2.8 times Earth's distance? So it is Ceres. Ceres जो है, that is the closest dwarf planet, जो कि Earth के बहुत ज़्यादा close है. उसका जो orbit है, वो सिर्फ और सिर्फ 2.8 times है, जो कि Earth का distance है from the sun.
and it is located in the asteroid belt between Mars and Jupiter. Okay, the term geoid refers to the dash of Earth. So guys, geoid जो है, it basically talks about the Earth's shape, basically. Okay, जो term है ना geoid, it refers to a geophysical approximation of the Earth's shape, representing how the surface of the Earth would look if it were a liquid. ठीक है, अगर वो liquid होती तो वो कैसी लगती? Influenced only by gravity and rotation. While the geoid provides a conceptual model, it is not practical for mapping and navigation, okay, because it is just theory. Theory. Okay, who provided evidence for the expanding universe hypothesis, which is also known as the Big Bang theory? Okay, so it is Edwin Hubble. Edwin Hubble ने 1920 में एक एविडेंस प्रोवाइड कराया था that the universe is expanding. And जैसे जैसे टाइम पास होता गया, गैलेक्सीज जो है वो और आगे आगे एक दूसरे से they started to move apart. एंड सिमिलरली जो डिस्टेंस है वो गैलेक्सी का वो भी बढ़ता गया, एंड दिस इज द रीजन वाई जो यूनिवर्स है वो बढ़ता हुआ नजर आने लगा और कंसिडर किया गया. सो एडविन हबल इज द पर्सन जिसने ये एविडेंस प्रोवाइड कराया दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. सो इससे रिलेटेड जो हाइपोथेसिस थी इट वाज प्रोवाइडेड बाय, जिसको हमने बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना था, वो एडविन बबल ने ही, सॉरी एडविन हबल ने ही इन्वेंट किया था. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आज के लिए बस इतना ही, एंड एट द एंड मैं सिर्फ ये बोलूंगी दैट द क्लॉक इज टिकिंग एज आई जस्ट टोल्ड यू. रिवाइज स्मार्टली, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, मैनेज योर टाइम वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था. So that's it. If you found this video helpful, hit the like button and subscribe for more exam tips and tricks. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आरआरबी एनटीपीसी 2025 का आपका जो एग्जाम होने वाला है, विच इज 7th of August से 8th of September तक. हम आपके साथ ही रहेंगे, एग्जाम एनालिसिस वीडियोस लेकर आते रहेंगे, आपको हेल्प करते रहेंगे, एंड या ट्रस्ट मी, यू हैव गॉट दिस. सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू रॉक.